कि आगे इसी बुक में आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन सब का जो फोरग्राउंड है वो ये चैप्टर आपको प्रोवाइड करता है। इस चैप्टर को आप 3-4 हेडिंग्स में सम अप कर सकते हैं, मतलब 3-4 ही हेडिंग्स हैं जो कि आपके इस पूरे चैप्टर को सम कर रहे हैं। आपके पास जो भी बुक हो, आपके पास NCERT हो या कोई गाइड बुक हो, उसमें आप देखिएगा। तो चैप्टर ऐसे शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है कि रिसोर्सेस आर फाइनाइट एंड नीड्स आर इनफाइनाइट, कि संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेस जो होते हैं वो सीमित होते हैं और लोगों की आवश्यकताएं, नीड्स असीमित होता है, उनका कोई अंत नहीं होता है। इस एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है कि कैसे, सबसे पहले ये स्टेटमेंट यदि हम लोग दे रहे हैं तो कैसे ये स्टेटमेंट वैलिड है, क्यों ये स्टेटमेंट वैलिड है, और यदि ये स्टेटमेंट वैलिड है कि रिसोर्सेस सीमित हैं और लोगों की आवश्यकताएं असीमित हैं, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा तो करना होगा। हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अंततः वो किस लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये अपने आप में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो फिर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कैसे करें। इन 3 क्वेश्चन से ये आधा चैप्टर हो जाता है। जैसे कि अगर आप NCERT लेकर के बैठे हैं तो आपका जो पहला हेडिंग होगा सिंपल इकोनॉमी होगा, जो कि लगभग हाउ का जवाब देता है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो कि वाई का जवाब देता है, और सल्यूशन का जवाब 2 टॉपिक्स देता है आपको, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। उसके बाद जब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में, फिर हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं, और अंत में इस चैप्टर में प्लान ऑफ द बुक देखेंगे कि ये बुक, मतलब जो ये चैप्टर है और ये बुक है, ये आपको क्या सिखाने का एम कर रहा है और कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ये इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग अपने पहले ही हेडिंग से शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, आप सब ने पढ़ा होगा, कि नेचर हैज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड, कि प्रकृति के पास पर्याप्त है सबकी ज़रूरतों के लिए, लेकिन किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग तो एकदम उसका उल्टा बात कह रहे हैं, लालच छोड़िए, हम लोग कह रहे हैं कि ज़रूरत के लिए भी कुछ नहीं है। तो कहाँ तक गांधी जी की बात उचित है? तो ये बात कहाँ तक उचित है, ये तय तभी हो पाएगा जब हम लोग ये तय करें कि नीड्स हम लोग किसको कहेंगे। कुछ समय पहले तक मान करके चलिए, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके बाबा दादी या परदादा, उनके लिए बॉडी लोशन कोई नीड नहीं था। ठंड में उनका स्किन उतना नहीं फटता था, उतना ड्राई नहीं होता था। आज बॉडी लोशन आपके लिए नीड है या फिर लग्जरी है? ठंड के दिनों में जाहिर सी बात है नीड है। उसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस बार जो ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है हीट वेव्स को लेकर के, उसमें कई लोगों के लिए AC एक नेसेसिटी बन जाता है, नीड बन जाता है, जो कि कभी एक लग्जरी था। तो नीड की आप सीमा तय नहीं कर सकते हैं। नीड इज़ सिंपली एनी वांट जो कि सोसाइटी या इंडिविजुअल द्वारा वैलिडेट किया जाता है। तो फिलॉसफिकली नीड और ग्रीड में कोई अंतर रह ही नहीं जाता है, क्योंकि कितना ही पीछे जाएं, और यदि नीड और ग्रीड में कोई अंतर नहीं है तो आप और चाहेंगे और चाहेंगे, एक व्यक्ति और चाहेगा तो समाज तो निश्चित तौर पे और भी ज़्यादा चाहेगा, तो इसीलिए नीड इन्फिनाइट हो जाता है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही कैसे है। हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट रिसोर्स आर फाइनाइट एंड नीड्स आर इनफाइनाइट। तो देखिए, लोगों को बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। पीपल नीड मेनी थिंग्स, जैसे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपको भोजन की ज़रूरत होती है, कपड़े की ज़रूरत होती है, भोजन और कपड़े की ज़रूरत के बाद आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती है। एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन की ज़रूरत, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने की ज़रूरत, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, किसी को सही रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए, किसी को सही ट्रेन ट्रांसपोर्ट चाहिए, मेट्रो एक ज़रूरत बन जाती है। तो लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। पीपल नीड मेनी थिंग्स बट नो इंडिविजुअल हैज़ ऑल थिंग्स। लेकिन किसी भी एक इंडिविजुअल के पास सब कुछ तो नहीं होता है, बट एवरी इंडिविजुअल हैज़ समथिंग टू ऑफर। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, आपकी ज़रूरत टीचिंग भी है, आपकी ज़रूरत एजुकेशन है, तो मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास आपको ऑफ़र करने के लिए क्या है? एजुकेशन है। लेकिन क्या मेरे पास आपको ऑफ़र करने के लिए चावल है? नहीं। पैसे भी नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, थोड़ा गरीब हूँ।
लेकिन आपके पास हमको ऑफ़र करने के लिए क्या है? तो पैसे हैं। फिर उस पैसे से को हम दुकान वाले को ऑफ़र कर सकते हैं। दुकान वाले को हमको ऑफ़र करने के लिए क्या है? तो चावल है, गेहूँ है, मतलब खाने की सामग्री है। तो किसी भी एक इंडिविजुअल के पास हर चीज़ नहीं है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है किसी को ऑफ़र करने के लिए, और हर इंडिविजुअल को सब कुछ चाहिए भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है और सामने वाले के पास जो चीज़ है, हम लोग उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। हम एजुकेशन आपसे एक्सचेंज किए आपके मनी के बदले में, लाइक सब्सक्राइब के बदले में भी कर सकते हैं, और आपसे जो पैसा मिला उसको हम दुकान वाले को एक्सचेंज करते हैं किस चीज़ के बदले में? तो दुकान वाले से एक्सचेंज करते हैं किराने के सामान के बदले में, ग्रोसरीज़ के बदले में। तो एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बनता है। तो हम लोग देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये सिस्टम ऑफ एक्सचेंज काम कैसे करता है कि जब हम कह रहे हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए एजुकेशन है, या फिर दुकान वाला कह रहा है कि उसके पास आपको देने के लिए चावल है, तो वो चावल भी कहीं से एक्सचेंज किया होगा, मान लीजिए किसान से एक्सचेंज किया होगा। तो वो चावल या फिर अनाज जो है वो आया कहाँ से? तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्स की ज़रूरत है। कि मान करके चलिए किसान है, उसके पास लैंड है रिसोर्स के तौर पे, तो लैंड तो बाबू लिमिटेड है, मतलब भारत का जितना भूभाग है लैंड उतना ही है। भारत के हर पॉपुलेशन के को थोड़ा थोड़ा लैंड चाहिए अलग अलग रीजन से, रहने के लिए, खेती के लिए, किसी भी काम के लिए। तो लैंड एक रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है। लैंड पे प्रोड्यूस क्या हो रहा है? क्रॉप। तो मान करके चलिए आप एक फार्मर हैं, आप एक फार्मर हैं, आपके पास एक रिसोर्स है लैंड जो कि लिमिटेड है। लैंड से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप, तो क्रॉप भी क्या होगा? लिमिटेड होगा। लेकिन इस लिमिटेड क्रॉप को ऑफर करके आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए? आपको क्लॉथ चाहिए, आपको शेल्टर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लग्जरी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो अनलिमिटेड आपको चीज़ें चाहिए। तो रिसोर्स लिमिटेड है, प्रोड्यूस लिमिटेड है। रिसोर्स आर फाइनाइट और प्रोड्यूस रिसोर्सेज से ही होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइनाइट, लेकिन नीड्स आर इनफाइनाइट। आपके पास देने के लिए सिर्फ क्रॉप है, आपको चाहिए इतनी सारी चीज़ें। मेरे पास देने के लिए सिर्फ शिक्षा है, लेकिन हमको चाहिए इतनी सारी चीज़ें। तो ये एक बात हो गई कि रिसोर्स आर फाइनाइट, नीड्स आर इनफाइनाइट। कैसे? तो हम लोग देख लिए। हाउ इज़ इट दैट रिसोर्स आर फाइनाइट एंड नीड्स आर इनफाइनाइट? रिसोर्स आर फाइनाइट बिकॉज people need many things, no individual has all things, but every individual has something to offer. So in order to fulfill his needs, individuals adopt system of exchange, but even while exchanging they have very limited resource or produce to offer, whereas what they want, its list is unlimited. ठीक है? तो फिर क्या होता है? अब देखिए, लिमिटेड क्रॉप है मेरे पास और हमको इतनी सारी चीज़ें चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? हम चॉइस बनाएंगे कि मान करके चलिए मेरे पास 1 क्विंटल अनाज है, हमको उसको बाज़ार में बेचना है, तो उसका कुछ फिक्स कीमत मिलेगा। उस फिक्स कीमत में हमको ये सब कुछ एफर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से कुछ चीज़ें हम एफर्ड करेंगे। जैसे क्लॉथ एफर्ड कर लिए, ठीक है, शेल्टर एफर्ड कर लिए, एजुकेशन एफर्ड कर लिए, लग्जरी को रहने दिए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली चॉइस बना रहे हैं। तो इंडिविजुअल मेक चॉइस टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे। इंडिविजुअल क्या करते हैं? चॉइस लेते हैं लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करने के लिए। जैसे कि अगर ज़मीन का एक टुकड़ा है तो या तो बड़ा घर बना लें, या नहीं तो उस टुकड़े पर थोड़ा सा ज़्यादा खेती कर लें, दोनों में से कोई एक चीज़ चुनेंगे। तो इंडिविजुअल्स जब चॉइस बना रहे हैं तो इंडिविजुअल्स से मिल करके ही फिर सोसाइटी बन रही है। इंडिविजुअल्स टुगेदरली मेक सोसाइटी, तो फिर सोसाइटी को भी चूज़ करना होगा, सोसाइटी को भी चूज़ करना होगा। तो इंडिविजुअल्स मेक सोसाइटी। आप अपने एनसीईआरटी में देखते जाइएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीधे सीधे आपके बुक से ही आ रहा है, मतलब लैंग्वेज एग्जैक्टली बुक वाला नहीं है, एक माइंड मैप का प्रोसेस दिए हैं। लेकिन इस लेक्चर को सुनने के बाद या तो बुक पढ़ लीजिए, या नहीं तो बुक पढ़ने के बाद इस लेक्चर को सुन लीजिए, तो आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, इंडिविजुअल्स चॉइस ले रहे हैं कि कम रिसोर्स में भी कैसे मैक्सिमम अपने डिमांड्स को, नीड्स को पूरा कर सकें। तो इसी आर्ट ऑफ चूजिंग को हम लोग कह रहे हैं इकोनॉमिक्स। मतलब इंडिविजुअल के केस में नहीं, जब सोसाइटी के केस में सोसाइटी ये चूज़ करती है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्स में अपने
अपना डेवलपमेंट सबसे अच्छे तरीके से कर सकें, अपने नीड का फुलफिलमेंट सबसे अच्छे तरीके से कर सकें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। तो इंडिविजुअल्स मेक सोसाइटी एंड द आर्ट बाय विच सोसाइटी चूजेस एलोकेशन, ये इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब एक एग्जांपल लीजिए कि सोसाइटी कैसे चूज़ करती है। तो जो ज़मीन होता है, ज़मीन तो बाबू सबका होता है, मान करके चलो आप कहीं पर भी घर बनाते हैं तो केंद्र सरकार से ज़मीन खरीदते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़मीन को ईश्वरीय सत्ता तो दिया नहीं है। हम लोग एक कलेक्टिव एग्रीमेंट के तहत जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रहा था तो कहे कि ये ज़मीन तो हम सब की है, लेकिन इस पर हक आप रखिए, जब हमें ज़रूरत होगी आपको कुछ टैक्स दे करके, पैसे दे करके हम ज़मीन आपसे वापस ले लेंगे। तो अब सोसाइटी मतलब एक ज़मीन है, वो ज़मीन मान के चलिए कॉटन के उपज के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, कि कॉटन वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लग सकता है। साथ ही साथ उस ज़मीन के नीचे कोई मिनरल है, एक्सकेवेशन हो तो अच्छा इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है, या उसके आसपास की परिस्थिति ऐसी है कि इंडस्ट्री भी अच्छे तरीके से सेटअप हो सकता है। तो अब उस जगह के सोसाइटी को ये तय करना है कि हमको कॉटन चाहिए या लेट से कॉर्न चाहिए या फिर हमको इंडस्ट्री चाहिए। जैसे हम लोग नॉर्थ बिहार के, ये नॉर्थ इंडिया तरफ के लोग क्या चूज़ किए, तो हम लोग चूज़ किए कि हाँ भाई इंडस्ट्रीज़ चाहिए। वहीं या तो सोसाइटी चुनी या फिर गवर्नमेंट चुनी। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जैसे कि मेघालय हो गए, सिक्किम हो गए, वो क्या चूज़ किए, वो चूज़ किए बायोडाइवर्सिटी को चूज़ किए। तो एज ए सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। और इसी चूजिंग मतलब एक बार चूज़ कर लिए कि हाँ इंडस्ट्री रखेंगे तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंडस्ट्रीज़ के अराउंड सेंटर होगा। हम चूज़ किए कि बायोडाइवर्सिटी रखेंगे तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टूरिज्म के अराउंड सेंटर करेगा। तो द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन व्हाट सोसाइटी नीड्स, कि ये जो लैंड का रिसोर्स है उसको किधर दें, एग्रीकल्चर के तरफ दें, इंडस्ट्री के तरफ दें, या फिर टूरिज़्म के तरफ दें, कहाँ के लिए दें, स्कूल्स के लिए दें। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सोसाइटी क्या चाहती है। जैसा सोसाइटी चाहती है वैसा रिसोर्स एलोकेट हो जाता है। तो क्या है कि एनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी वुड रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी एलोकेशन जब होता है सोसाइटी में रिसोर्स का, मान करके चलिए कि लैंड का ही एलोकेशन हो रहा है, तो उससे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। कि मान करके चलिए लैंड का छोड़िए, रिसोर्स मनी इज़ ऑल एक फाइनेंशियल रिसोर्स है। तो मान करके चलिए किसी स्टेट को एक खास बजट मिला कि हाँ भाई इतना बजट आपको दिया जाता है आपके डेवलपमेंट के लिए। अब उस बजट का क्या कर सकती है, इसको आप ऐसे देखिए, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ठीक, ये कुछ यार पाकिस्तान का नक्शा छोड़ो, लगभग लग रहा है। तो भारत का साइज पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, भारत के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए भारत के पास अगर 100 रुपये है तो उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास कितने पैसे होंगे, 10 लेट से, ठीक है। फिर भी पाकिस्तान भारत के सामने इतना ज़्यादा उछल कैसे सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि भारत एक ज़िम्मेदार देश है। अगर इसके पास 100 रुपये है तो उसको किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, इसको बॉर्डर और मिलिट्री और एयरफोर्स नेवी वगैरह में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इसको एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है, इसको रिसर्च पे इन्वेस्ट करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है, वेलफेयर स्कीम्स पे इन्वेस्ट करना है, इन सारे चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। तो इन सारे चीज़ों पर इन्वेस्ट करने के बाद भारत के पास लेट से आर्मी या मिलिट्री पे इन्वेस्ट करने के लिए 5 रुपये बच रहे हैं, ठीक। पाकिस्तान उदंड देश है, उसको ना एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करना है, ना रिसर्च पे ज़्यादा खर्च करना है, वो पूरा का पूरा 10 रुपये में से 5 रुपया सीधा सीधा लगा दिया अपने बॉर्डर को सील करने में, परमाणु हथियार विकसित करने में, वेपन्स के बाइंग और सेलिंग में। अब एक चीज़ देखिए कि 5 रुपया वो अपने छोटे से बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया, भारत अपने बड़े से बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 या 7 रुपया लगाया है, ठीक है। तो क्या है, कहीं ना कहीं भारत सेक्रीफाइस कर रहा है ना
सीमा सुरक्षा के साथ। ऊपर से क्या है कि पाकिस्तान को एड भी मिल जा रहा है चाइना से। मान लीजिए 5 रुपया वो भी दे दिया, अब इसको 10 रुपया हो गया, ये आपसे ज़्यादा हो गया। तो क्या है, इन सारे मुसीबतों के बीच भारत को चूज़ करना पड़ रहा है कि ठीक है पाकिस्तान बगल में है, पाकिस्तान परेशानी क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को कहाँ लगाएं, एजुकेशन में लगाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, ये सारे रिसोर्स को हम लोग झोंक दें, क्या कहते हैं, सीमा सुरक्षा में, जैसे कि नॉर्थ कोरिया वगैरह करता है। तो क्या चीज़ है कि जब भी हमारे पास रिसोर्स होता है और रिसोर्स का हम लोग एलोकेशन करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि कैसा कॉम्बिनेशन, पाकिस्तान वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आर्मी को बहुत ज़्यादा, हेल्थ एजुकेशन को कम, या फिर इंडिया वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है एक इवन मिक्स सब कुछ का। तो वही कह रहा है कि एनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी वुड रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, कोई भी एलोकेशन किस चीज़ के प्रोडक्शन में रिजल्ट करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के अलग अलग कॉम्बिनेशन में। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी, और एक बार वो गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इंडिविजुअल्स के बीच में। दीज आर द 2 बेसिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सोसाइटी, और सोसाइटी के तौर पे यही 2 बड़ा प्रॉब्लम है कि सबसे पहले रिसोर्स कितना एलोकेट करें और किसको एलोकेट करें। अगर मेरे पास लैंड है, चाहे मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, चाहे मेरे पास मैन पावर ही है, मैन पावर भी एक बड़ा रिसोर्स होता है। मान करके चलिए अभी यूक्रेन का मैक्सिमम मैन पावर रिसोर्स कहाँ डिप्लॉयड है, तो वो युद्ध में डिप्लॉयड है। तो कोई भी रिसोर्स को कहाँ एलोकेट करें, ठीक है, और जब एक बार एलोकेट कर दिए तो रिसोर्स के एलोकेशन से जो प्रोड्यूस होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये 2 सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो ये एनसीईआरटी बुक में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ए सिंपल इकोनॉमिक्स, उसको समाप्त करता है। इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम